साय का बुलावा। एक खौफनाक रात। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वो अपने पुराने पुश्तैनी गांव रामपुर वापस आया था। शहर की चकाचौंध से दूर ये गांव अब एक वीरान खंडहर जैसा लगता था। उसे यहाँ अपने दादाजी की वसीयत के कागजात ढूंढने भेजा गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कागजों की जगह अपनी मौत का सामान ढूंढने निकला है। वो पुराना कमरा, हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा कमरा था जिसे दादाजी ने हमेशा ताले में बंद रखा था। समीर ने जैसे ही उस भारी जंग लगे ताले को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो बिना हवा के ही धीरे धीरे हिल रही थी। चरर चरर, समीर ने खुद को समझाया। पुरानी लकड़ी है, हवा से हिल रही होगी, लेकिन खिड़कियां तो बंद थीं। जैसे ही वो अलमारी की ओर बढ़ा, उसे पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, समीर, लौट जाओ। वह झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दीवार पर नाच रही थी। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई उससे अलग व्यवहार कर रही है। उसने हाथ नीचे किया था, पर दीवार पर बनी परछाई का हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था। कागजात ढूंढते हुए समीर की नज़र कोने में रखे एक बड़े आदमकद आईने पर पड़ी। आईने का कांच धुंधला और काला पड़ चुका था। जब समीर उसके सामने खड़ा हुआ तो उसे आईने में अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसे दिखाई दिया वो कमरा, लेकिन वो साफ सुथरा था और उस कुर्सी पर एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ समीर की तरफ थी। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ कच्चा मांस और जलती हुई लाल आंखें थीं। समीर की चीख गले में ही फंस गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा फिर से वही धूल भरा और खाली था। लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो वो औरत अब आईने के किनारे पर खड़ी थी और उसका एक हाथ आईने के कांच से बाहर निकल रहा था। वो हाथ पीला, लंबा और नुकीले नाखूनों वाला था। समीर बदहवास होकर कमरे से बाहर भागा। वो सीढ़ियों से नीचे कूदने ही वाला था कि तभी हवेली की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। टप टप टप, तारांकन जैसे गीले पैरों की आहट हो। वो रसोई की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई की छत से दर्जनों मरे हुए कौवे लटक रहे थे और फर्श पर खून से लिखा था, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तभी उसे अपने कानों के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक सड़ी हुई बदबू हवा में तैरने लगी। मैं चला जाऊंगा, समीर थरथराते हुए बोला। अंधेरे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। घर को मेहमान पसंद हैं और घर को भूखे बहुत दिन हो गए हैं। अंतिम मंजर। समीर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। वो पागलों की तरह दीवारों को पीटने लगा। अचानक ऊपर वाले कमरे की वही कुर्सी सीढ़ियों से खुद ब खुद नीचे आने लगी। उस पर वही बिना खाल वाली औरत बैठी थी। उसके हाथ में वही वसीयत के कागजात थे जिन्हें समीर ढूंढ रहा था। उसने कागजात समीर की तरफ फेंके। समीर ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। कागजों पर वसीयत नहीं, बल्कि समीर की ही मौत की तारीख लिखी थी, आज की रात। अगले दिन सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ शांत था। समीर का कहीं पता नहीं था। बस ऊपरी कमरे के उस पुराने आईने में धूल के पीछे एक नया चेहरा कैद था। वो चेहरा समीर का था, जो आईने के अंदर से बाहर की दुनिया को बेबसी से देख रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांच के उस पार नहीं जा पा रही थी। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक साया खिड़की पर खड़ा दिखाई देता है, जो हाथ हिलाकर अंदर बुलाता है। समीर की गुमशुदगी को 3 साल बीत चुके थे। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी, लेकिन उसका छोटा भाई आर्यन हार मानने को तैयार नहीं था। आर्यन तंत्र विद्या और प्राचीन इतिहास का जानकार था। उसे यकीन था कि समीर मरा नहीं है, बल्कि वो उस हवेली की काली ताकतों के बीच कहीं फंसा हुआ है। एक अमावस्या की रात आर्यन अपने साथ एक पुरानी पीतल की लालटेन और एक प्राचीन ग्रंथ लेकर रामपुर पहुंचा। हवेली में दोबारा प्रवेश। जैसे ही आर्यन ने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, पूरे गांव में कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। घर के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन ने अपनी लालटेन जलाई, जिसकी रोशनी नीली पड़ रही थी। ये संकेत था कि आसपास कोई बुरी रूह मौजूद है। समीर, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। आर्यन की आवाज खाली कमरों में गूंजी। जवाब में ऊपर की मंजिल से वही चिरपरिचित आवाज आई, चरर चरर, तारांकन। वो कुर्सी आज भी हिल रही थी। आईने का पहरा। आर्यन सीधा ऊपरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचा। कमरा वैसा ही था, लेकिन आईना अब काले कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही आर्यन ने कपड़ा हटाया, उसका कलेजा मुंह को आ गया।
आईने के भीतर समीर का चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो बूढ़ा और जर्जर हो चुका था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। समीर ने कांच पर हाथ रखा और फुसफुसाया, भागो आर्यन, वो आ रही है। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह नरम हो रही है। फर्श से काले हाथ निकलकर उसके टखनों को जकड़ने लगे। कमरे के कोनों से परछाइयां निकलकर आकार लेने लगीं। आर्यन ने घबराकर अपना प्राचीन ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ने लगा। उसने अपने चारों ओर गंगाजल की एक लकीर खींच दी। तभी आईने से वो बिना खाल वाली औरत चुड़ैल बाहर निकलने लगी। उसकी हड्डियां कड़कड़ा रही थीं और उसकी चीख इतनी तीखी थी कि आर्यन के कान के पर्दों से खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, एक रूह के बदले दूसरी रूह, अगर भाई को चाहिए तो अपनी बलि दे। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि चुड़ैल की शक्ति उस आईने से जुड़ी हुई थी। वो आईना कोई साधारण कांच नहीं बल्कि शैतान का दरवाजा था। आर्यन ने अपनी झोली से एक अभिमंत्रित कील निकाली और उसे अपने हाथ पर मारकर खून से भिगो लिया। उसने मंत्र पढ़ते हुए वो कील आईने के बिल्कुल बीच में गाड़ने की कोशिश की। चुड़ैल की परछाई ने आर्यन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। आर्यन का दम घुटने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बलिदान और मुक्ति। अंतिम क्षणों में आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर कील को आईने पर दे मारा। कड़क। आईना चटकने लगा। जैसे जैसे कांच टूट रहा था, वो औरत धुएं में बदलने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही आईना टूटा, एक सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। आर्यन फर्श पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो कमरे का अंधेरा गायब था। उसके सामने समीर खड़ा था, धुंधला सा लेकिन मुस्कुराता हुआ। भाई, तुमने मुझे आजाद कर दिया, समीर की आत्मा ने कहा, लेकिन मैं अब इस दुनिया का नहीं रहा। मुझे जाना होगा। समीर की रूह धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। हवेली की वो भारी और बोझिल हवा अब ठंडी और शांत हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने आर्यन को बेहोश पाया। हवेली अब एक साधारण पुरानी इमारत लग रही थी। वह खौफनाक एहसास खत्म हो चुका था। लेकिन जब आर्यन वहां से जाने लगा तो उसने देखा कि उसके हाथ पर एक काला निशान पड़ गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस चुड़ैल के हाथों का था। हवेली तो शांत हो गई थी, लेकिन क्या वो साया वाकई खत्म हो गया था या उसने आर्यन के रूप में नया ठिकाना ढूंढ लिया था?